हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी गोधली। अध्याय पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इन अध्याय के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इस प्रस्तुत अध्याय का सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो विडंबना का मतलब क्या होता है। विडंबना का मतलब होता है उपहास करना, मजाक करना। ठीक है, तो लेखक जो है यानी भीमराव अंबेडकर जी इस अध्याय में किस विडंबना यानी किस उपहास की बात करते हैं, और उस उपहास का स्वरूप क्या है। आइए इसका आंसर करते हैं। आप पाठ को प्रारंभ करेंगे तो ये पहले ही दिया गया है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखें। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। लेखक के लिए विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका क्या मतलब है। देखिए, जातिवाद के पोषकों, जाति को एक मानने वाले लोग और एक जाति को विरोध करने वाले लोग। जो जाति को मानते हैं, बढ़ावा देते हैं कि जाति प्रथा अच्छी है, तो वो जातिवाद के पोषक हो गए। और दूसरे लोग जो जातिवाद का विरोध करते हैं वो तो विरोध करने वाले हो गए। तो पोषक का मतलब होता है जाति को मानने वाले, जाति को बढ़ावा देने वाले लोग। लेखक कहते हैं कि ये विडंबना की बात है, ये उपहास की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है यानी जिसका रूप ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल नहीं है। लेखक कहते हैं कि जाति को बढ़ावा देने से क्या होता है, जिसका स्वरूप ये है समाज में कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी जो मजदूर हैं, जात उस काम को करने वाले हैं, उसका विभाजन हो रखा है। जैसे देखिए, हमारे समाज में कई जाति कई धर्म के लोग रहते हैं और उनके अनुसार उनका पेशा भी है। जैसे मोची का क्या काम है, जूते सीना। नाई का क्या काम है, बाल काटना। और पंडित का क्या काम है, पूजा पाठ कराना। तो इनके जात से इनका काम का निर्धारण हो गया। तो हुआ ऐसा कि श्रमिक विभाजन भी हो गया, यानी लोग इनके काम से इनका विभाजन करने लगे। ये मोची है यानी ये जात का क्या है, ये जूता सिलता है, बाल काटता है, ये छोटा काम करता है तो ये छोटे लोग हो गए। जो पूजा पाठ करता है वो बड़े बड़े काम करता है वो बड़े लोग हो गए। यानी उनके काम के आधार पर उनका विभाजन हो गया। ठीक है, जो अस्वाभाविक है, जो अच्छा नहीं है इस आधुनिक समाज के लिए, नवीन समाज के लिए यानी लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाता है। समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी जो जाति के मानने वाले लोग हैं उसके पक्ष में, जाति को बढ़ावा देने के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा गया है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इसका आंसर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। जाति के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए, कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए श्रम विभाजन, काम के बंटवारे को आवश्यक मानते हैं। जो जाति के वाद के पोषक होते हैं वे कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन सी बात, ये कौन बात करते हैं, जो जाति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद के पोषक लोग कहते हैं। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक को प्रमुख आपत्तियां क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस तर्क यानी तर्क के संबंध में पहली बात यानी लेखक कहते हैं कि ये आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो उस काम को करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनका भी विभाजन हुआ है। और दूसरा है देखिए आपत्ति, श्रम विभाजन निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी ये भारतीय समाज को छोड़कर विश्व में कहीं ये देखने को नहीं मिलता। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में लेखक की आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक यानी लोग का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज यानी अच्छे समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, लेकिन किसी सभ्य समाज में, किसी अच्छे समाज में जब आप देखने जाएंगे तो कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो यही आपत्ति उन्होंने जताई है भीमराव अंबेडकर जी। ये तीसरा सवाल हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है। जाति भारतीय समाज में विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का अच्छा रूप नहीं है, वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जाति प्रथा को यदि विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, यानी काम का विभाजन अगर मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये नेचुरल यानी अच्छा विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मिठाई अच्छी बनाता है, लेकिन वो मिठाई बनाने वाले जात से नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जो प्रतिभा है वो नहीं खिल पाएगी, वो दब जाएगा उसका। अब वो दूसरा काम करेगा, ठीक है, तो उसे मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस जात का नहीं है, मिठाई बनाने वाले जात का नहीं है जी। समझ में आ गया? तो ये रुचि पर आधारित नहीं है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि उसका लड़का यही बनेगा, ठीक है। यानी मोची का लड़का मोची ही जूता ही सिएगा, नाई का लड़का बाल ही काटेगा। जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और आक्रमणता को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है। जो आक्रमणता मतलब होता है जो काम धंधा ना करता हो, बढ़ावा देने वाले, खाली बैठने वाला, जो विश्व के किसी भी समाज में ये नहीं पाया जाता। इसका ये समझ में आया। पांचवा सवाल देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, ठीक है, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी जो उसके पूर्वज बाबा दादा अगर उस काम को नहीं किए हैं तो वो नहीं कर सकता है, उसके बाबा दादा वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अरुचितापूर्ण होगी, बेरोजगारी होगी, और ये प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कौन, जाति प्रथा। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देता जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। अर्थात लोग जाति प्रथा के कारण अपने पूर्वज का कार्य चुनते हैं, न कि अपनी प्रतिभा का, न कि अपने रुचि का, ठीक है, जिसके कारण बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। और दूसरी तरफ लोगों की रुचि और कुशलता के अनुसार कार्य न मिलना बेरोजगारी को बढ़ाता है, जो जाति प्रथा की कारण है। तो देखिए हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जो बाल अच्छा काटता हो, ठीक है, जो बाल अच्छा काटता है, लेकिन उसका पेशा जो है क्या, उसका जाति जो है वो नाई नहीं है, ठीक है, ये वो दूसरे जात का है, लेकिन वो बाल अच्छा काटता है, तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जो नाई है, वो क्या है, वो बच्चों को पढ़ाना अच्छा जानता हो, वो टीचिंग करना अच्छा जानता हो, लेकिन जात से ब्राह्मण नहीं है, वो शिक्षा देने वाला वो नहीं है, तो वो भी बेरोजगार हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? सर आपको यही करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, और क्यों? आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थापूर्वक करते हैं कि ऐसी स्वभावतः मनुष्य की दुर्बलता के ग्रस्त होकर टालू काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जाति के अनुसार उस काम को ले लिए हैं, ठीक है, और कम काम करने से प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने का न दिल लगता है, न दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह निर्वाध रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा हानिकारक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी लेखक जो है वो जाति प्रथा को सबसे बड़ी समस्या। 7वां सवाल देखिए, लेखक ने इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ में लेखक और भीमराव अम्बेडकर जी ने किन पहलुओं से, किन बातों से, किन विचारों से, किन मुद्दों से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, वो पहलू को हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लेखक ने कई पहलू यहाँ पे बताए हैं। आर्थिक पहलू भी बताया है, जब कोई व्यक्ति के रुचि के अनुसार काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगार हो जाएगा। सामाजिक पहलू भी उन्होंने बताया है, क्योंकि समाज में श्रम के आधार पे क्या होता है, श्रमिकों का विभाजन होता है। और व्यक्तिगत पहलू भी उन्होंने लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक व्यक्तिगत, ठीक है, पहला देखिए सामाजिक व्यक्तिगत यानी पर्सनल, आर्थिक यानी रुपया पैसा संबंधित, रचनात्मक यानी मन मुताबिक जो काम है उसका रुचि है उसमें, ठीक है, और व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप में दिखाया है। सामाजिक रूप में ये ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है, क्योंकि ये छोटे लोग हैं छोटे काम करते हैं, ये बड़े लोग हैं ये बड़े काम करते हैं। श्रम के आधार पर यानी क्या होता है, श्रम के आधार पर श्रमिक का विभाजन होता है जाति प्रथा में।
व्यक्तिगत रूप से ये क्या करती है, व्यक्ति की रुचि और क्षमता को अवहेलना करती है, उसकी ठेस पहुंचाती है, उसकी रुचि और क्षमता को नहीं निखारती, उसको दबा देती है। ठीक है। आर्थिक रूप से भी ये पूर्व निर्धारित व्यावसायिक पैसे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बांध देती हैं, यानी आर्थिक रूप से भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है रुपया पैसा कमाने में, तथा गरीबी और बेरोजगारी को जन्म देती है। कौन? ये जाति प्रथा। तो यही सारे पहलू लेखक क्या है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, किसी भी आदर्श समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर में संचारित हो सके। इसका क्या मतलब है? देखिए, इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि समाज में, कि एक छोर से समाज में देखिए विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, गरीब भी होते हैं, ऊंची जातियाँ, नीची जातियाँ। ठीक है। तो ऊंचे वर्ग से लेकर नीचे वर्ग, हर एक छोटे वर्ग तक, गरीब तक, वो उसका संचार हो, परिवर्तन हो, ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए समाज में। यानी सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, छुआछूत जात पात नहीं होनी चाहिए। ऐसे समाज की बहुविध हित में सबका भाग होना चाहिए, यानी समाज के निर्माण में किसी भी चीज़ में सबका भाग होना चाहिए, सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सामाजिक जीवन, आवाज़, संपर्क अनेक साधन अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण, उन्होंने ये उपमा दी है कि दूध पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा यही वास्तविक स्वरूप है। ठीक है। इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। बस यहाँ तक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। अब हमारा है क्या, इसके बाद भाषा की बात हम देखेंगे। पाठ से हमें क्या ज्ञात करना है, पाठ, इसके बाद देखिए भाषा की बात, पाठ से संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य चुनें। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य क्या है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। आइए इसको समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से अपने से आप कर सकें। सरल वाक्य मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। सरल वाक्य यानी आसान वाक्य, ताम झाम वाला वाक्य नहीं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, वो क्या है, वो सरल वाक्य है। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, राम जाता है, वह खाना खाता है। ये क्या है, ये सारे सरल वाक्य, इसमें एक क्रिया होता है। इसमें देखिए न कोई और है, न कोई की है, न कोई तथा है, यानी अन्य इस वाक्य से ये नहीं जुड़ा है, ये सरल वाक्य है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी शब्द से जोड़ा जाए। देखिए, वह विद्यालय गया और पढ़ाई किया। ठीक है। वो स्टेशन गया और रेलगाड़ी पकड़ा। वो बाजार गया, वो सामान खरीदा। वो बाजार गया और सामान खरीदा। ठीक है। ये बीच से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। और मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है, जब वाक्य के साथ कई उपवाक्य जुड़े हों, अर्थात एक से ज़्यादा वाक्य हो, वो मिश्र वाक्य भी हो जाता है। समझ में आ गया। तो आइए हम चुनाव करते हैं। तो सरल वाक्य को हम ये ले सकते हैं, मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ये सरल वाक्य है। देखिए काफ़ी सिंपल वाक्य है। ठीक है। ये पहला हो गया सरल वाक्य, आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम संयुक्त वाक्य यहाँ से करेंगे। देखिए ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य, आप इसे नोट कर लीजिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा, देखिए ये तथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। ये हो गया कौन, संयुक्त वाक्य। अब हमें ढूंढना है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में यानी दो वाक्य यानी एक से ज़्यादा वाक्य जुड़े हुए हो सकते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है। तो देखिए मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। एक वाक्य, दो वाक्य और तीन वाक्य, ये मिश्र वाक्य हो गया। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हमें विलोम शब्द चुनना है, उल्टा शब्द चुनना है। आइए चयन करते हैं इसका। तो देखिए क्या है, पहला सभ्य। ठीक है। तो सभ्य क्या क्या होगा, सभ्य का होगा, सभ्य मतलब होता है अच्छा, सभ्य क्या हो जाएगा, असभ्य। ठीक है, यानी खराब। विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटना, विभाजन का बंटना। तो संयुक्त मतलब क्या होता है, इसका होगा उल्टा, जुड़ना। निश्चय, निश्चय मतलब फिक्स होता है, कोई काम फिक्स हो गया है। ठीक है, निश्चय हो गया। तो ये हो गया अनिश्चय, अनिश्चय हो गया। ठीक है, अनिश्चय। ऊंच का क्या होता है, ठीक है, ऊंचा। तो ये नहीं हो गया कौन सा, ये हो गया आपका नीच। ठीक है, ये हो गया नीचे, ऐसे। स्वतंत्रता, तो ये क्या होगा, स्वतंत्र है तो ये परितंत्रता, परतंत्रता यानी गुलामी भी आप इसे लिख सकते हैं, गुलामी। दोष का क्या होगा, दोष का होगा निर्दोष, दोष का निर्दोष हो जाएगा।
इसके बाद सजग का, सजग मतलब होता है वो सजग है, ठीक है, वो सावधान है, तो ये होगा आपका लापरवाह, लापरवाह, सुस्त। रक्षा का क्या होगा, रक्षा करना, तो ये, तो इसका उल्टा हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं हत्या करना भी लिख सकते हैं, ठीक है, मारना भी लिख सकते हैं। इसके बाद पूर्व निर्धारण, तो पहले से निर्धारण है तो पास से निर्धारण, पास से निर्धारण, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, हमारा विशेषण चुनना है और एक वाक्य भी बनाना है। विशेषण का क्या मतलब है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति की विशेषता बताए वो शब्द। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, तो हमारा है पाठ से विशेषता चुनती, तो पहला विशेषण हम चुने हैं, देखिए इस अध्याय में पाठ में सभ्य है, ठीक है, तो सभ्य का हमें क्या बताना है, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ये क्या है, ये विशेषण है, तो हम ऐसे करेंगे, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के आधार पे श्रमिक का विभाजन नहीं होना चाहिए। पैतृक, ठीक है, तो ये राम की पैतृक संपत्ति है। गरीबी, तो गरीबी का हम इसको करेंगे कि श्रम विभाजन से गरीबी उत्पन्न होती है। दूषित जल हमें नहीं पीना चाहिए। कुशलता, ठीक है, यानी कार्य कुशलता के आधार पर श्रमिक को काम देना चाहिए। विकसित, तो विकसित को हम कैसे बनाएंगे, तो अमेरिका विकसित देश है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो दूषित का क्या होता है, देखिए यहाँ पे दूषित का होता है गंदा, तो इसे हम अन्य नाम से भी कह सकते हैं गंदा। श्रमिक को क्या कहते हैं, मजदूर भी कह सकते हैं। पेशा, तो पेशा यानी काम, ठीक है, पेशा को क्या कह सकते हैं, व्यवसाय भी कह सकते हैं, व्यापार भी कह सकते हैं। अकस्मात यानी अचानक, ठीक है, एकाएक। अनुमति इसका क्या होगा, आज्ञा होगा, आदेश होगा, ठीक है। अवसर का क्या होता है, वक्त होता है, समय होगा। परिवर्तन यानी बदलाव हम लिख सकते हैं। सम्मान यानी आदर, स्वागत। तो समझ में आ गया। से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।